गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हम लोगों ने पिछले भाग में देखा था माटी वाली पार्ट में जो वाक्य पढ़ा गया था, मैं वह फिर से दोहराती हूँ। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। माटी वाली एक घर में गई, वहाँ उसने अपनी माटी दी थी और उस कनस्तर के सभी माटी को उसने नीचे आंगन में डाल दिया था। आपस में वार्तालाप हो रही थी, मालकिन के साथ बातचीत हो रही थी। मालकिन ने रोटी दी थी और चाय भी लाकर दी थी। एक रोटी माटी वाली ने अपने डिल्ले के कपड़े में बांध दी थी और एक रोटी चाय के साथ खा रही थी, जिसमें उसने कहा था कि भूख मीठी की भोजन मीठा। आपस में बातचीत करने के बाद जिस ग्लास में चाय दी गई थी वह पीतल का ग्लास था और पीतल के ग्लास को देखकर माटी वाले के मन में विरासत की बातें याद आ गई। यह विरासत शब्द तो माटी वाली नहीं जानती थी, लेकिन वह यह जरूर जानती थी कि किस प्रकार पुरानी संपत्ति या चीज़ों को जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा संचित की जाती है को संभाल कर रखनी चाहिए। और इसी सिलसिले में बातें हो रही थी और इस बात के बाद वह यह कहती है कि हम अपनी चीज़ों का मोह काफ़ी होता है कि पुरानी चीज़ों को व्यक्ति यूं ही निकाल कर दे देता है, लेकिन जो उसकी असलियत या उसकी कीमत को सही आंकता है वह अपनी चीज़ों को देने में भी अचकचाता है। इसलिए वो कहती है कि इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। जब अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। और इस प्रकार मालकिन का जो कथन है कि शहर को छोड़कर जाने की बात हो रही है, अपनी जगह कैसे जाया जाए, छोड़कर जाया जाए। और फिर पुनः तुरंत ही उत्तर देती है माटी वाली कि ठाकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक है वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती मेरा क्या होगा, क्योंकि माटी वाली के पास कहीं कोई उसकी अपनी ज़मीन नहीं है, कोई कागजात नहीं है और सरकार कागजात रखने वालों को ही ज़मीन जायदाद या पैसे मुहैया करवाती है। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है और वो काफ़ी चिंतित यहाँ नजर आती है कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खाली खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। और इस प्रकार से कंटर को खाली जो वहाँ पर उसने मिट्टी डाल दी थी उसे उठाया और अपना कपड़ा भी जिसमें उसने रोटी बांधी थी उसको उठाया और वह घर के बाहर निकल गई। और दूसरे घर में वह मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ ही उसे 2 रोटियां मिल गई थी। अब वह काफ़ी अंदर ही अंदर प्रसन्न थी कि 2 रोटियां तो मिल गई हैं और उन 2 रोटियों को लेकर वह अपने घर जाएगी और फिर वह अपने बुढ़े पति को देगी। उससे यहाँ बुढ़ा पति खाएगा और उसकी भूख भी मिट जाएगी। उसने यहाँ पर लिखा है कि उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर से बांध दिया रोटियों को। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है और यहाँ पे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि पहले तो उसने रोटी छिपा ली थी पर इस बार वह रोटी नहीं छिपा रही है और बिल्कुल खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से वह रोटी रखती है और अपने बुढ़े पति को देने के लिए तैयार है। उसके घर पहुंचते अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। एक शब्द आया अशक्त, जो कि शक्तिहीन शब्द से संबंधित है कि वह बुढ़ा जो है शक्तिहीन है और कातर बेसब्री से अपनी नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में कोई रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है और फिर उसकी जिज्ञासा, जो जिन नज़रों में जिज्ञासा है, बेसब्री है, काफ़ी इंतज़ार है, वह यह सोचता है कि जब रोटी बन जाएगी या भोजन बन जाएगी या रसोई बन जाए तो उसे ज़रूर खाने के लिए मिलेगा। और रोज़ का यही रहता है कि माटी वाली परेशान रहती है और फिर वह किसी तरीके से कमाकर या जो भी उसे मिलता है लेकर आकर वह बनाकर अपने पति को खिलाती है। आज उसने यही सोचा कि बुढ़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा।
आज वो घर पहुंचती 3 रोटी अपने बुढ़े को के हवाले कर देगी और इस तरीके से 3 रोटियां तो उसने अपने बुढ़े के लिए संभाल के रखी है और बिल्कुल सोच रही है कि मैं 3 ये रोटियां अपने बुढ़े को ज़रूर दे दूंगी। और रोटियों को देखते ही चेहरा बुढ़े का खुल उठेगा, क्योंकि वह भी इंतज़ार किया जा रहा, भूखा है वह बुढ़ा उसका, यानी कि बुढ़े कौन है, यह बुढ़ा उसका पति है, वो इंतज़ार कर रहा होगा। साथ में ऐसा बोल दे कि साग तो कुछ है नहीं अभी, और उसने यह भी सोच लिया कि वह यह ज़रूर बोल देगी कि साग नहीं है मेरे पास में। साग नहीं यानी कि रोटी के साथ खाने के लिए जो भी है, चाहे साग हो या कोई अन्य जो कि रोटी के साथ खाया जा सकता है, चाहे वो चटनी हो, चाहे वो सब्जी हो, ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, वह बता देगी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा कि भूख मिटेगी भोजन मीठा। उसे समझ में आ रहा है कि बुढ़ा जरूर यह कहेगा कि कोई बात नहीं है, भूख मीठी कि भोजन मीठा, यानी कि भोजन के स्वादिष्ट होने की तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भोजन स्वादिष्ट रहे। यदि हमारी भूख है, हमें अत्यधिक भूख लग रही है, तो जैसा भी भोजन है, चाहे वो रूखी सूखी रोटी क्यों ना हो, उसी हम स्वादिष्ट और मीठे भोजन की भांति ही हमें वह प्रतीत होगा। और इसलिए वह बता रही है कि जो बुढ़ा है या उसका जो पति है बीमार है, असहाय है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। सीधा वो कह देगा कि कोई बात नहीं है, जब भूख लगती है तो सारी चीज़ें स्वादिष्ट ही हो जाती हैं। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी वो घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग जाता है, यानी कि 1 घंटे का समय बिल्कुल लगता है उसके घर पहुंचते पहुंचते। उसे रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने पर, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे पहुंचाने में, मतलब कि वह सुबह ही उठ जाती है और फिर वह काम शुरू कर देती है अपनी रोजी रोटी वाली। और माटा खान यानी कि जहाँ पर माटी का खजाना है उस स्थान तक पहुँचती है और फिर वहाँ से माटी खोदने का काम करती है और फिर विभिन्न घरों में वह माटी देने और वहाँ से खाली फिर कनस्तर लेकर आने, फिर उसमें उसे भरने, फिर से वहाँ आंगन में डालने का काम उसका शुरू हो जाता है। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है, उसके पास अपना खेत भी नहीं है। वो रास्ते भर जाती है और फिर इस प्रकार वह सोचने लगती है, ये भी बताती है कि रात 1 घंटा तो लगता है, और जब वह जिस समय निकलती है तो वो बिल्कुल संध्या का वक्त हो जाता है और घर जब पहुँचते पहुँचते बिल्कुल रात हो जाती है। उसके पास अपना कोई खेत भी नहीं है, वह बिल्कुल असहाय सी है, उसकी खेती भी नहीं है। झोपड़ी जिसमें गुजारा करती है गाँव के एक ठाकुर की ज़मीन पर उसने बनाई हुई है, यानी कि ठाकुर जो है उसके गाँव का वह धनी व्यक्ति है और उसने उसे सहारा दिया हुआ है माटी वाली को, इस एवज में कि माटी वाली उसके घर में अपनी झोपड़ी डाल कर रखी है और फिर वह उसके घर में ज़रूर काम करेगी, ठीक है। और बेगारी में यानी कि बिना पैसे के मुफ्त में क्या, वह उसको किराए के रूप में ही चुकता करती जाती है। वह उसके घर में काम करती है और कई तरीकों के काम कर लेती है, जो भी उसको बोला जाता है वह सब उसमें कर लेती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गया अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। इस प्रकार वो सोचती हुई उधेड़ बुन में वह जाती रहती है और फिर वह कहती कि नहीं आज सूखी रोटी ही नहीं देगी, कोरी यानी कि सिर्फ रोटी ही नहीं देगी वह, और जो आमदनी हुई है कहीं के पैसे से कहीं किसी ने दिया है उसको, तो वो 1 पाव प्याज भी खरीद लेगी, फिर प्याज को कूट लेगी, जल्दी जल्दी उसको तल लेगी। उसके पास हो सकता है तेल पहले से हो या फिर उसने व्यवस्था की होगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, ठीक है, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। ये सब वह सोचती है कि बूढ़ा काफ़ी खुश हो जाएगा कि मुझे इस बार रोटी के साथ मुझे सब्जी भी मिली है। और फिर वह कहती है कि वह बूढ़ा तो काफ़ी बीमार है और आजकल तो वह ज़्यादा खाता भी नहीं है, और अगर खाता भी तो उसे जो भी थोड़ा बहुत खाता है तो पचता भी नहीं है, इसलिए 3 रोटियां तो वह उसको देगी ही देगी, लेकिन ये तीनों रोटियां उसे पचेंगी नहीं, और इसलिए कम से कम वो 1.5 रोटी ही खाएगा। मन में यह सब सोचती हिसाब लगाती है। वह जो अपने घर को पहुंच जाती है बुढ़िया, और ये कहती है कि जब 3 रोटी में से 1.5 खाएगा तो 1.5 उसके लिए बच ही जाएगा, और पहले ही 1 रोटी उसने अपने पेट में डाल ही ली है, और इस प्रकार उसके लिए भी कुछ न कुछ बच जाएगा। तो ये देखते हैं कि 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी में काफ़ी दयनीय स्थिति यहाँ नज़र आती है कि समाज देश में आज भी ऐसे तबके के लोग हैं, ऐसे वर्ग के लोग हैं जो रोटियों का ही हिसाब लगाते रह जाते हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, और फिर भी उन लोगों के जीवन में कहीं कोई भी खुशियाँ नहीं नज़र आती है। सरकार
उन्हीं लोगों की सहायता करती है जिन्होंने अपनी सहायता पहले कर चुकी होती है, जिन्होंने अपनी ज़मीन ले ली होती है। उन्हीं के लिए वह ज़मीन जायदाद और सारी चीज़ों की व्यवस्था, जब व्यवस्थापन की समस्या होती है, विस्थापन यानी कि जब सरकार ज़मीन लेकर वह अपनी व्यवस्था करती है, वह सरकारी कोई भी इमारत खड़ा करना हो या कारखाने के लिए या रास्ते बनाने के लिए कोई भी कार्य, तो वहाँ के लोगों को वह उसी हिसाब से ज़मीन अन्य जगह मुहैया करवाती है। लेकिन जो लोग बिल्कुल बेसहारे हैं, असहाय हैं, उन लोगों की क्या स्थिति है, सरकार उनके बारे में भी नहीं सोचती है। ठीक है, और इस प्रकार से वह हिसाब किताब लगाती हुई आगे बढ़ती है, अपने घर पहुंच जाती है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वो चौंका नहीं था। आज की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और फिर आज हर दिन की तरह आज उसका बुढ़ा चौंका भी नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि आज कुछ स्थिति बुरी है। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाई भी नहीं थी। वह रोज़ की तरह जिस प्रकार के सभी से अपनी कातर नज़रों से इंतज़ार करता था, आज उसने तो अपनी नज़रें घुमाई भी नहीं है। बिल्कुल वैसी बेजान सा पड़ा रह गया। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। वह दौड़ कर आई माटी वाली, घबराई हुई, और उसे उसने छू कर देखा, लेकिन यह पता चला कि आज वह अपना पार्थिव शरीर जो है, उसमें जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तो वह सिर्फ एक शरीर बनकर रह जाता है, निढाल सा, उसमें कोई चेतना नहीं रहती। वही पार्थिव शरीर को यहाँ माटी के रूप में बताया गया कि वह आज अपनी माटी को छोड़कर जा चुका है। जो माटी यानी कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है, और मृत्यु के बाद यह उन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है और वह उसी माटी में अपनी अंतिम समय की स्थिति को देखता है। आज ही बुढ़ा जो उसका जो पति है वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वह अपने इस माटी को माटी में ही विलीन होने के लिए छोड़ गया है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब यहाँ पर दृश्य बदलता है और तुरंत ये बता दिया गया है, अब उसमें इस पार्ट में ये नहीं बताया गया है कि क्या उस बुढ़े उसके पति की जो अंतिम संस्कार की क्या व्यवस्था की गई है, क्या नहीं है। उन्होंने जो विद्यासागर नौटियाल हैं, इन्होंने मुख्य रूप से अब सरकार के हिसाब किताब की ओर नज़र लगाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से सरकार लोगों को आवास या जगह मुहैया करवा रही है, दे रही है, सुविधा दे रही है और पूछताछ कर रही है। इसमें वह माटी वाली भी शामिल हो जाती है। जब वह माटी वाली से पुनर्वास, बांध पुनर्वास का जो एक कर्मचारी होता है साहब, वहाँ पर वह पूछता है, इसमें लिखा है कि टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ। लोगों को व्यवस्थित करने के लिए जो एक संस्था बनाई गई है सरकार की तरफ से, उसका एक साहब जो आता है वह पूछता है कि कहाँ रहती है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र लेते आना, और सीधे पूछ लेता है कि तुम जो भी तुम्हारे पास, तुम जहाँ रहती हो तहसील से, कचहरी से तुम अपना प्रमाण पत्र जरूर ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। और वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो बस माटी देते ही देते गुजर गई है साहब। मेरे पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है। मेरी माटी कहाँ से लाती हो, पूछता है। वो कहता है कि माटा खान से लाती हूँ। वह बुढ़िया जो माटी वाली कहती है, यानी कि जहाँ खाद्यान्न है, जहाँ माटी का खजाना है, मैं वहीं से लाती हूँ। जहाँ माटी भरी हुई है मैं वहीं से लाती हूँ। वह माटा खाना चढ़िए तेरे ना। तो कहता है, पूछता है कि क्या वो तुम्हारी है, अपनी ज़मीन है, या वो स्थान है जहाँ खाद्यान्न है, जहाँ से तुम माटी लाती हो। अगर है तो तेरा नाम मैं लिख देता हूँ, ताकि नाम लिखने की बात इसलिए कही गई है ताकि वो नाम अगर आज तुम्हारी लिखा गई है तो तुम्हें कहीं ना कहीं जल्दी सरकार दे देगी। माटा खान तो माटी वाली कहती है हाँ, लेकिन माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। यानी कि इतना ही कहती कि माटा खान तो मेरी रोज़ी है, और इसका अर्थ है कि वो मेरी नाम नहीं चढ़ी है, वो सिर्फ मेरी रोज़ी है। वो भले सरकार की ही है या किसी की भी हो सकती है, वो ज़मीन खाली पड़ी है, बस उसमें माटी भरी हुई है और उसको मैं उठाती हूँ और फिर मैं घर घर पहुँचाती हूँ, जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। फिर वो कहता है साहब कि नहीं, मुझे तो रोज़ी से कोई नहीं मतलब है। मुझे अगर तुम सही तौर पर जो ज़मीन का कोई कागज़ात यदि तुम्हारे पास में है तो वह तुम मुझे दे दो। उसी के कागज़ के सहारे, यानी कि जो पंजीकृत भूमि तुमने ली हुई है उसी के सहारे मैं तुमको कहीं ना कहीं दे दूंगा। लेकिन इन सब से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सोचते हो या आप क्या कह रही हो। यह उसमें जो साहब ने ये बात बताई है। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। इसके बाद वो पूछने लगती है, माटी वाली काफ़ी जिज्ञासु है, चिंतित है, उदास है।
पूछती है साहब से कि बताइए, अगर यह पानी में घिर जाए, यह जो स्थान है माटा खाना, तो मैं क्या खाऊंगी, बांध बच जाएगा तो क्या होगा, क्या मेरी स्थिति होगी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। वह सरकारी फैसला सुनाई देता है। जो पुनर्वास टिहरी बांध पुनर्वास का जो अधिकारी है वह कह देता है कि नहीं, तुम्हें खुद ही तय करनी है क्या होगी क्या नहीं है, क्योंकि हम लोग उन्हीं को देंगे जिनके पास अपनी ज़मीन है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि टिहरी बांध की 2 सुरंगों को वहाँ बंद कर दिया गया है। शहर में धीरे धीरे पानी भरने लगा है और सुरंगों के बंद होने पर पानी के जमाव का जो कार्य है वो आरंभ हो गया है। जो भी बचे खुचे लोग हैं वो वहाँ से भागने लगे हैं और शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। यानी कि किनारे का जो भाग है, जहाँ पर नदी के किनारे का जो भाग होता है, सारी भूमि होती है, उस भूमि में लोगों के अंतिम संस्कार किए जाते हैं। तो शुरुआत तो वहाँ जहाँ बांध बना है वहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ शमशान घाट तक वहाँ डूबते नजर आ रहे हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है। वो तो बैठी हुई है अपने झोपड़ी के बाहर, लेकिन वह गांव के हर आने जाने वाले से कहती है, बाहर जितने भी भाग दौड़ कर रहे लोग से कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। मतलब काफ़ी उदास से चिंतित है। ये जो अंतिम जो वाक्य इसमें कहा गया है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, यह बहुत गहराई से अर्थ इसका लिया गया है। क्योंकि एक तो कहा गया है क्या कि गरीब लोगों का जो जीवन होता है किसी शमशान से कम नहीं होता है। उजाड़ शमशान अंतिम संस्कार करने हेतु वह स्थान है शमशान घाट। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन से उजड़ता है और वह निकल जाता है इस दुनिया से दूर, ठीक है, यानी उसकी आत्मा निकल जाती है, यानी कि वह अपने उस परिवार को छोड़कर जाता है, वह परिवार उजाड़ सा हो जाता है। प्रकार से देखा जाए संस्कार, अंतिम संस्कार भूमि वही है, वहाँ कोई बसता नहीं है, बल्कि वह उजड़ता ही चला जाता है। जितनी आत्माएं निकलती चली जाती हैं, शरीर भी खत्म हो जाता है, शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है। और वो कहती है कि हमारा जीवन तो उस शमशान भूमि की ही तरह है, तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। और आज मैं मतलब अगर माटी वाली को लेकर कहा गया, माटी वाली के संदर्भ में, तो मेरी भूमि खुद उजाड़, मैं जहाँ बैठी हूँ वो भी मेरी अपनी नहीं है। हमने जहाँ अपना घर बसाया हुआ है वो भी हमारी अपनी नहीं है। मेरी रोजी रोटी वाली ज़मीन है वो भी मेरी अपनी नहीं है। तो हमारा जीवन तो उजड़ा ही हुआ है। मेरे जो पति था वो भी पति आज नहीं रहा मेरे साथ में, मैं वैसे भी बेसहारा थी, अब और असहाय स्थिति मेरी हो गई है। तो यहाँ यही बताया गया कि किस प्रकार से वो काफ़ी उदास है और सरकार से प्रार्थना करती है कि गरीबों का शमशान उजाड़ जो जीवन है वह ऐसे ही उजड़ गया, उसे और उजाड़ कर आप लोगों को क्या मिलता है। तो यह जो पाठ है माटी वाली, यह काफ़ी मतलब एक प्रकार से आप देखिए तो सरकार के द्वारा किए गए उन फैसलों पर भी प्रहार किया जा रहा है, जिसमें कि उन काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे के तबके के लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। सरकार ये अच्छी बात है कि सबको जगह दे रही है और उनके लिए रहने और सब कुछ व्यवस्था कर दे रही है। अगर यदि वह उनकी ज़मीन या उनकी वह जगह ले रही है जहाँ पर वह अपना कार्य कर रही है, लेकिन वहाँ रहने वाले अन्य नागरिकों की भी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। यह पाठ यही बताने का प्रयास करता है। साथ में हमने आपको बताया था 2 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, जैसे विरासत की समस्या हो गई है, इसके बाद विस्थापन की समस्या हो गई है। तो यह पाठ ये बताने का भी प्रयास करता है कि विस्थापन कोई बहुत सहज कार्य नहीं